Good morning to all my online dear students. In the last class, we have complete discussion about acid-base titration and pH curve. So in today's class, we are going to start discussion with indicators. तो जो कि पिछली क्लासेज में हम लोगों ने टाइट्रेशन को देख लिया था, इंडिकेटर्स को देखते हैं. इंडिकेटर्स क्या होता है? उस समय मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स वो ऑक्सिलरी सब्सटेंस हैं जिनका केवल एक या दो ड्रॉप ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है. तो आज की क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं कि आखिर इंडिकेटर काम कैसे करता है, इंडिकेटर क्या होता है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है. तो आज का हमारा हेडिंग यही रहेगा, थियरी ऑफ इंडिकेटर्स. थियरी ऑफ इंडिकेटर कि आखिर इंडिकेटर है क्या, इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इंडिकेटर हमें बताता है कि एसिड बेस रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है. तो जनरल मीनिंग क्या होता है इंडिकेटर्स का? इंडिकेटर का जनरल मीनिंग आप देखो, कोई कार या बाइक जैसे लोग चलाते हैं तो वो जैसे आप रोड पे कार या बाइक चला रहे हैं तो उसमें इंडिकेटर लगे होते हैं. जैसे ही सामने वाला इंडिकेटर जलाता है तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने अपने सफर को कंप्लीट कर लिया है, अब ये अपने पाथ को चेंज करने वाले हैं. सेम उसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब हमें रिएक्शन को आगे कराने की जरूरत नहीं है. तो रिएक्शन के कंप्लीशन की जो जानकारी देते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं. और इनका केवल 1 या 2 ड्रॉप ही सफिशिएंट है हमारे रिएक्शन को समझाने के लिए. ठीक है, तो हम लोग इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले. सर थोड़ा ये ऐसे ही गर्म कर रहा है थोड़ा. तो इंडिकेटर्स का 1 या 2 ड्रॉप ही हमारे लिए सफिशिएंट होता है बेटा किसी भी रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देने के लिए. तो हम लोग पहले इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं. इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर्स आर either weak organic acid. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर either weak organic acid और weak organic base. weak organic base, ठीक है. they are auxiliary substance. They are auxiliary substance. They are auxiliary substance which gives idea about completion of acid base reaction. Acid base reaction. एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है? डेट इज टाइट्रेशन. और किस तरीके से ये आइडिया देते हैं? अपने कलर को चेंज करके, है ना. डेट इज टाइट्रेशन बाय चेंजिंग देयर कलर्स. अपने कलर को चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी देते हैं. because they have different colors. They have different color in acidic form and in basic form. That is ionized form and unionized form. तो ये हमारा इंडिकेटर्स का मीनिंग होता है बेटा. इंडिकेटर होते क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, या तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या तो वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं. ये हमें किसी भी रिएक्शन में इस चीज की जानकारी देते हैं कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं. और कैसे जानकारी देते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर्स. अपने कलर को चेंज करके देते हैं. और इनके 1 या 2 ड्रॉप ही सफिशिएंट होता है. कलर चेंज करने से मीनिंग क्या है? कलर चेंज करता है का मतलब क्या है? क्योंकि एसिडिक फॉर्म में अलग कलर होता है इनका और बेसिक फॉर्म में अलग कलर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, हम लोग जो भी टाइट्रेशन कर्व देखे थे, ये आपका पीएच एक्सिस होता था बेटा, और नीचे आप कोई भी लेते थे. सपोज करो मान लो मैंने वॉल्यूम ऑफ HCl ले लिया,
मान लो मेरा टाइट्रेशन हो रहा है NH4OH वर्सेज HCl का, तो मैंने वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करवा रहा हूं, तो बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेस को आप ऐड करते जाओगे तो पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होगी। तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर, तो चूंकि हम एसिड को ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो कल हमने ग्राफ देखे थे, इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये वीक एसिड, ये वीक बेस की वजह से आएगा शुरू में, ठीक है। बाद में फिर देखो बफर में थोड़ा सा कम चेंज होता है पीएच में, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टाइम सडन चेंज होता है, और लास्ट में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से चेंज होता है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें मिलता है टाइट्रेशन कराते समय। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंडिकेटर को डाल देते हैं। इंडिकेटर का काम क्या है, किस तरीके से वो पता करता है। शुरुआत में देखो तो आपका मीडियम कैसा रहेगा, वीक बेस का, क्योंकि आपने बीकर में किसको लिया होगा, NH4OH, तो आपका मीडियम कैसा है, वीक बेस। और जैसे ही आपने इंडिकेटर डाला तो उसका बेसिक मीडियम में अलग कलर होता है, बेसिक फॉर्म में अलग कलर होता है, और एसिडिक फॉर्म में उनका अलग कलर होता है। तो शुरुआत में आपका बेसिक मीडियम था, तो सपोज करो बेसिक मीडियम में वो येलो कलर का है, किस रंग का है, येलो कलर का। और जैसे जैसे आप टाइट्रेशन करवाते जा रहे हो, आपका टाइट्रेशन होते होते एक बार न्यूट्रल पॉइंट जैसे ही आएगा, आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आने का मतलब क्या हो गया, आपने रिएक्शन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड बेस को, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखो जो भी आपका H+ आएगा वो किसकी वजह से आता है, जो ब्यूरेट में रखा होता है HCl की वजह से, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में अगर वो येलो रंग का है, तो एसिडिक मीडियम में सपोज करो रेड रंग का हो जाता है, रेड कलर का। तो आप जैसे रिएक्शन को स्टार्ट कराए होंगे उस समय आपने डाल दिया होगा, मान लो मिथाइल ऑरेंज का 1-2 ड्रॉप आपने डाल दिया, तो उस समय आपका सॉल्यूशन का कलर बेसिक मीडियम में येलो रंग का है। और जैसे जैसे आप ऊपर से ब्यूरेट से HCl को ऐड करते जा रहे हो, HCl ऐड करते करते जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो अब उसके अंदर कौन सी चीज आ जाएगी, HCl आने लगेगा। पीएच कौन डिटरमाइन करेगा, HCl, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हो सकता है उसका एसिडिक मीडियम में रेड कलर हो जाए। तो शुरू में सॉल्यूशन पीले रंग का था और बाद में वो रेड कलर का हो गया। तो आपको दिख जाएगा कि पहले पीले कलर का सॉल्यूशन था जब हमने स्टार्ट किया, और जैसे ही वो रेड कलर दिखाई दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर का यही मीनिंग है, और इस तरीके से इंडिकेटर हमारा काम करता है। चलो, तो अब हम लोगों को जो पढ़ने हैं, ये हमारा इंडिकेटर्स का मीनिंग है। आई होप कि इंडिकेटर का मीनिंग क्लियर हो गया, किस तरीके से वो काम करता है। एसिडिक मीडियम में अलग कलर होता है, बेसिक मीडियम में उसका अलग कलर हो जाता है। या तो आप जब भी रिएक्शन शुरू कराओगे तो स्टार्टिंग में या तो आप एसिड लोगे या तो बीकर के अंदर बेस लोगे, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आपने नीचे एसिड लिया होगा तो ब्यूरेट में बेस होगा, तो रिएक्शन कंप्लीट होते ही बेस से पीएच निकलेगा, ठीक है। तो एसिडिक में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर, तो ये हमारा मीनिंग होता है इंडिकेटर्स का, ठीक है। चलिए, तो इंडिकेटर हम समझ गए, इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीशन की हमें जानकारी देता है। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखते हैं। हमारे पास दो ही इंडिकेटर हैं जो हमें पढ़ने हैं। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है बेटा आपका फेनोप्थलीन। सबसे पहला कौन सा है, फेनोप्थलीन, ठीक है। फेनोप्थलीन इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया था, एसिटिक एसिड का जब NaOH से टाइट्रेशन करवाते हैं तो कौन यूज करते हैं, फेनोप्थलीन को। तो फेनोप्थलीन का सिंबॉलिक फॉर्म में HPH लिखा जाता है, और अगर मैंने इसे HPH लिखा है मतलब HPH है ना, जैसे वीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन या एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, H, तो ये HPH लिखते हैं फेनोप्थलीन, मतलब ये हमारे लिए एक तरीके का वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ये हमारे लिए क्या बेटा, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो HPH हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो इसका मतलब HPH हमारे लिए किस नेचर का होगा, एसिडिक। किस नेचर का होगा, एसिडिक। और चूंकि ये वीक है तो 100% डिसोसिएस होगा नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर HPH किस में टूटेगा बेटा, अगर ये एसिडिक है तो H+ और pH माइनस में, ठीक है। तो HPH अगर टूटेगा pH माइनस में तो बेटा pH माइनस, अगर ये एसिड है, एसिडिक फॉर्म है, तो ये उसका क्या होगा, कंजुगेट बेस, मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा उसका, बेसिक फॉर्म होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, UIF। UIF मतलब क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म।
तो ये उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। और आप ये देखो यही चीज आयोनाइज हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म। तो दिस इज इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, IF लिखेंगे। ठीक है, तो वही मैंने बताया, एसिडिक मीडियम में अलग कलर होता है, बेसिक मीडियम में उसका अलग कलर होता है। एसिडिक मीडियम में जो फेनोप्थिलीन का कलर है ये कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में कैसा है, ये कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। और जैसे ये बेसिक मीडियम में जाता है, इसके पास कौन सा कलर हो जाता है, पिंक कलर का। बेसिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर। तो एसिडिक फॉर्म में अलग कलर है, बेसिक फॉर्म में उसका अलग कलर, या जिसको डेटिज करके मैंने लिखा था अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर है, आयोनाइज्ड फॉर्म में उसका अलग कलर है। ठीक है, तो होता क्या है फेनोप्थिलीन इंडिकेटर का ये मीनिंग। अब कैसे ये कलर को चेंज करता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंडिकेटर काम हमारा किस तरीके से करता है। तो इस इंडिकेटर का काम समझने के लिए देखो किस तरीके से इंडिकेटर काम करेगा। आपने इंडिकेटर का 1-2 ड्रॉप क्या कर दिया, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। सपोज करो यहां एग्जांपल में ले लेता हूं, हम लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं CH3COOH वर्सेज NaOH का, ये टाइट्रेशन करवा रहे हैं हम लोग। तो अगर आप ये टाइट्रेशन करवा रहे हैं तो आपने बीकर के अंदर बेटा कौन सी चीज लिया है, बीकर के अंदर आपने CH3COH लिया है। ठीक है, नीचे। और ब्यूरेट से जो आप चीज आप ऐड कर रहे हो, ब्यूरेट से किसको ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग, इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर किसको लिया हमने, NaOH को। ठीक है, तो शुरुआत में आपका सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने 1-2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं, कितना डाला जाता है, 1 और 2 ड्रॉप, किसका, इंडिकेटर का। इंडिकेटर का केवल 1 या 2 ड्रॉप हमने इसके अंदर क्या किया है, ऐड किया है। सपोज करो इसके अंदर मैंने फेनोप्थिलीन इंडिकेटर को डाल दिया है। किसको, काम कैसे करता है वो समझा रहा हूं, है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं काम कैसे करता है। जैसे ये काम करेगा वैसे ही हमारा अगला इंडिकेटर जो दूसरा बताऊंगा वो भी इसी तरीके से काम करता है। आपने 1 या 2 ड्रॉप इंडिकेटर का डाल दिया एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो आप देखो H+ आयंस तो ये भी देगा, ये भी हमारा एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक है तो H+ देगा, और खुद कुछ इसका H+ होगा। जैसे ही 1-2 ड्रॉप डालूंगा तो ये एसिडिक फॉर्म में रहेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इसमें H+ पहले से है, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड में जाएगी तो कौन सा चीज ज्यादा डोमिनेट करेगा, HPH वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। मतलब एसिडिक फॉर्म में सॉल्यूशन हमें कैसा दिखाई देगा, कलरलेस। ठीक, अब समझना, हम लोग NaOH को ऐड करना शुरू कर रहे हैं। यहां से ड्रॉप वाइज NaOH क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा। NaOH को हमने ऐड करना शुरू किया। जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा। अगर हमने बेस को ऐड करना शुरू किया तो H+ आयन का कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करता जाएगा ना। एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा का पूरा H+ यहां से सॉल्यूशन से वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। किसका H+, एसिटिक एसिड का H+। समझे क्या। तो जैसे जैसे हम लोगों ने बेस को ऐड करना शुरू किया तो अब हमारा सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल की तरफ, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ मूव होता जा रहा है, क्योंकि जो भी H+ है वो कंज्यूम होता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब NaOH CH3COH को कंप्लीटली क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। और जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर लिया बेटा, तो अब जो अगला ड्रॉप डालोगे तो किसकी वजह से pH डिसाइड होगा, NaOH की वजह से। मतलब सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाता है, बेसिक। इसका इवन हमें ग्राफ भी पता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से आता था, ये हमारा pH एक्सिस होता है। ठीक है, और ये हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ NaOH की एक्सिस था। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आता था, शुरू में pH सडन चेंज होता है ना, बाद में फिर थोड़ा बफर की वजह से कांस्टेंट, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से सडन चेंज, फिर क्या होता है, कांस्टेंट। तो शुरू में जो बेटा आता था वो किसकी वजह से आता है, वीक एसिड। यहाँ पे किसकी वजह से, एसिडिक बफर। ये किसकी वजह से, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और लास्ट में किसकी वजह से आता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। तो शुरू में सॉल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक। तो एसिडिक में हमने डाला है तो किस कलर का रहेगा, कलरलेस। और बाद में सॉल्यूशन किस नेचर का हो गया बेटा, हमारा बेसिक। और बेसिक मीडियम में इसका कौन सा कलर हो जाता है, जाते ही पिंक कलर। तो अगर आपने इसके अंदर फेनोप्थिलीन इंडिकेटर को ऐड किया होता, 1-2 ड्रॉप किसका डाले होते, HPH का। किसका डाल दिए होते, HPH का बेटा। तो अगर फेनोप्थिलीन का 1-2 ड्रॉप डाले होते तो स्टार्टिंग में तो सॉल्यूशन में एसिडिक फॉर्म रहता, तो कैसा रहता, कलरलेस। लेकिन जैसे जैसे NaOH को ऐड करते जाते कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता। और जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता तो अब कौन सी चीज आने लगता, बेस की वजह से pH डिसाइड होता। पहले वीक एसिड था, फिर बफर बनता, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होते ही पूरा खत्म हो जाता, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो क्या बचता, केवल स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब pH डिटरमाइन करने का काम स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। और बेसिक मीडियम आते इसका कौन सा कलर हो जाता बेटा, पिंक।
तो अगर जैसे ही कलरलेस से पिंक कलर हमें दिखाई दे देता तो हम लोग समझ जाते कि ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो चुका है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। और मैंने बताया था इसीलिए इसका पीएच रेंज हम लोग शार्प पॉइंट से लेते हैं, और मैंने बताया था इसके अंदर हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, एचपीएच। यानी ये पहले भी मैंने बताया था ना कल परसों की क्लास में कि इसमें हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, एचपीएच, क्योंकि इस एचपीएच का जो पीएच रेंज है वो पीएच रेंज कितना होता है बेटा, पीएच रेंज 8 to 10 है। तो देखो बेसिक फॉर्म में एक चेंज इन कलर दिखाएगा, तो हम लोग एचपीएच को इसके अंदर यूज करते हैं। आई होप कि अब ये समझ पाए कि एचपीएच को ही क्यों यूज करते हैं और काम किस तरीके से करता है वो समझ पाए क्या। देखो शुरू में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या था, काफी ज्यादा, तो रिएक्शन किधर थी, बैकवर्ड में। जैसे जैसे हम ऊपर से बेस को ऐड करते जा रहे हैं, बेस ऐड करोगे तो H प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या होगा, कम। और H प्लस का कंसंट्रेशन जितना कम होगा रिएक्शन किधर भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी तो ज्यादा परसेंटेज किसका बनने लगेगा, पीएच माइनस का। किसका, पीएच माइनस का। तो सॉल्यूशन का कलर कैसा होता चला जाएगा, कलरलेस से धीरे धीरे वो पिंक हो जाएगा। और सडन पिंक कलर कब दिखाई दे देगा, जब पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होके बेसिक मीडियम में चला जाएगा। तो आई होप की वर्किंग समझ पाए हम लोग किस तरीके से इंडिकेटर हमारा काम करता है। ठीक है, तो इंडिकेटर का काम यही है। स्टार्टिंग में क्यों हो रहा है, इंडिकेटर काम क्यों करता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूअस H प्लस क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। ये कंटिन्यूअसली आपका क्या होता रहेगा, चेंज होगा। H प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा तो HPH डोमिनेट करेगा, और H प्लस का अमाउंट कम होगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी इसके लिए होगा वो तो मेंटेन करके रखना है। तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी लीच-एटलेस प्रिंसिपल से, और H प्लस का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा चेंज ना हो। समझे क्या। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस ज्यादा रहेगा तो उस समय वो कलरलेस दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, बढ़ाओगे कह रहा हूं, घटाओगे, कम करोगे, और कम कैसे होगा, बेस को ऐड करने से। तो जैसे जैसे H प्लस कम होगा रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगी, तो कलर किसका आने लगेगा, बेसिक मीडियम की वजह से पिंक कलर। तो यहां पे ये चीज हम लोगों ने समझा था, तो यहां पे बस हम लोग यही लिखेंगे। इसलिए HPH जो होता है, HPH इज सुटेबल इंडिकेटर, सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पॉइंट मैंने पहले वहां पे बताया था याद करने के लिए, आज यहां पे मैंने समझा दिया है थियरी ऑफ इंडिकेटर में कि किस तरीके से ये इंडिकेटर हमारा काम करेगा। तो ये हमारा क्या था, पहला था फिनोप्थिलीन। समझ पाए क्या करना है, H प्लस बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा, उसकी वजह से एसिडिक या तो बेसिक मीडियम दिखाई देगा, और कलर का चेंज इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा पहला इंडिकेटर था। और हर इंडिकेटर मैंने बता दिया या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा या तो वीक ऑर्गेनिक बेस होगा। चलो सेकंड इंडिकेटर लेते हैं हम लोग बेटा। ये पहला इंडिकेटर था, सेकंड इंडिकेटर है अपने पास, ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड इंडिकेटर लेता हूं मैं, आप देखो। तो जो आपका सेकंड इंडिकेटर है बेटा, सेकंड इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। जो सेकंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। तो सेकंड इंडिकेटर इज आवर मिथाइल ऑरेंज। तो देखो मिथाइल ऑरेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा MEOH से, और देखो बेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था, BOH। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज किस तरीके का इंडिकेटर होगा, वीक ऑर्गेनिक बेस होगा। किस तरीके का होगा ये बेटा, वीक ऑर्गेनिक बेस। ये हमारे लिए वीक ऑर्गेनिक बेस की तरह बिहेव करेगा। मिथाइल इंडिकेटर को हम लोग MEOH से दिखाएंगे, MEOH से रिप्रेजेंट करते हैं। MEOH वीक ऑर्गेनिक बेस है तो खुद डिसोसिएट होगा किसके किसके अंदर बेटा, Me प्लस OH माइनस। देख सकते हैं बेसिक इंडिकेटर है ये। तो ये हमारा बेसिक इंडिकेटर है, किस तरीके का है, बेसिक इंडिकेटर। ये इसका क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। UIF मतलब क्या बताया था मैंने, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और ये अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड। मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा इसका, एसिडिक फॉर्म। और एसिडिक फॉर्म को हम लोग इसे और क्या बोल सकते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड है, ये क्या हो चुका है, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो चुका है। और इसका जो पीएच रेंज है, इसका जो पीएच रेंज हमें ध्यान रखना है, इसका पीएच रेंज बेटा 3 to 5 होता है। पीएच रेंज कहां से कहां तक है, 3 to 5 होता है।
ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ये आपको कलर वगैरह ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्म में ये येलो कलर का होता है बेटा, और एसिडिक फॉर्म जैसे ही आता है ये रेड कलर का हो जाता है। तो ये येलो कलर से किस फॉर्म में चला जाता है, रेड कलर में। और ये भी काम क्यों करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें पता है OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता रहेगा बेटा, चेंज होता रहेगा। और इसके लिए अगर एक एग्जांपल मैं सेट करूं तो आपको मैंने बताया था मिथाइल ऑरेंज कब यूज किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज को हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग वीक बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब हमारा ये कब यूज होता है, जब NH4OH वर्सेज HCl लेते हैं। तो NH4OH वर्सेज HCl लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास बीकर के अंदर बेटा क्या मौजूद है, NH4OH, ऑलरेडी कोई बेस रखा हुआ है, ठीक है, बीकर के अंदर। और ऊपर से जो आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो, ब्यूरेट से आप किसको ऐड कर रहे हो बेटा इस समय, ब्यूरेट से कौन सी चीज ऐड की जा रही है, HCl को, ठीक है। और इसके अंदर 1 और 2 ड्रॉप आप किसका ऐड करोगे, इंडिकेटर का। और इंडिकेटर हमेशा वो चुना जाता है जो शार्प चेंज में आता है, तो देखना है शार्प चेंज में आएगा, 1 या 2 ड्रॉप ऐड करोगे। तो आप जैसे ही बेटा HCl में NH4OH को ऐड करते हो तो इसका ग्राफ कैसा बनाया था हमने, इसका ग्राफ हमने किस तरीके से बनाया था, देखो। तो जैसे ही हम लोग, ये हमारा pH एक्सिस होता था और ये हमारे लिए नीचे क्या होता था बेटा, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो अगर हमने एसिड को ऐड कर रहे हैं, अगर हम लोग एसिड को कंटिन्यूअस ऐड करते रहोगे बेटा, तो एसिड ऐड करने की वजह से, एसिड को आप यहां से ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, तो एसिड को ऐड करोगे, इसका pH वर्सेज HCl का ग्राफ ध्यान है, एसिड को ऐड करोगे, एसिड को ऐड करोगे तो हमारा pH की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आया था, ऐसे आया था पहले, तो फिर हमारा बफर की वजह से थोड़ा कम चेंज होता है, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और फिर इस तरीके से। तो शुरू वाला जो जिसकी वजह से होता है, शुरुआत में किसकी वजह से रहेगा, pH हमारा वीक बेस की वजह से। उसके बाद जो आता है ये वाला pH किसकी वजह से होता है बेटा, बेसिक बफर की वजह से। इसके बाद वाला जो pH में सडन चेंज होता है किसकी वजह से होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। और जो बाद में चेंज इन pH थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है वो किसकी वजह से है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने बताया शुरुआत में बीकर वाली चीज रहती है आपकी, शुरुआत में बीकर वाली चीज, और लास्ट में आपका जो ब्यूरेट में लिया है वो रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो और pH डिटरमाइन करने के लिए हमें ये शार्प चेंज वाले जोन को पकड़ना होता है, यहाँ पे pH डिटरमाइन होता है। तो देखो होता क्या है, आपके OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, शुरू में ज्यादा रहेगा, आपका केवल बेस है ना NH4OH, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा। तो बेटा अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्शन किधर रहेगी, बैकवर्ड में, मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, MeOH का। तो MeOH ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन में अपने 1-2 ड्रॉप अगर ऐड किया होगा किसका, मिथाइल ऑरेंज का, तो अगर मिथाइल ऑरेंज का 1-2 ड्रॉप ऐड किया होगा तो कलर कैसा दिखाई देगा सॉल्यूशन का, पीले रंग का, येलो कलर का। अब जैसे जैसे HCl को ऐड करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ऐड करने के बाद एक बार बफर बनेगा, फिर डायरेक्ट क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब अब OH माइनस का कंसंट्रेशन खत्म यहां से, तो अब डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया, HCl। अब किसकी वजह से pH डिटरमाइंड होगा, एसिड की वजह से। अब इसका मतलब इस सॉल्यूशन में एसिड आ जाएगा, और जब एसिड आ जाएगा बेटा तो एसिडिक फॉर्म में इस इंडिकेटर का कलर कौन सा हो जाएगा, रेड कलर। तो जैसे येलो रंग से रेड कलर का सॉल्यूशन, शुरू में येलो रंग का है, बाद में रेड कलर जैसे ही दिखाई देगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आप देखो शुरू में OH माइनस ज्यादा था तो रिएक्शन बैकवर्ड में थी, और जैसे जैसे HCl को ऐड कर रहे हो OH माइनस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और OH माइनस कम होगा तो रिएक्शन किधर भागेगी, फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में भागेगी तो Me प्लस ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो ये वर्किंग होता है इंडिकेटर का, इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। तो हम लोग बस ये लिखेंगे, MEOH इज बेस्ट suitable indicator in titration of weak base with strong acid। वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड में MEOH आपका बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर की तरह बिहेव कर सकता है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर को आप यूज करेंगे, MEOH, क्योंकि ये pH आप देखो काफी कम आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो वीक बेस का तो 7 से ऊपर ही रहेगा ना, नीचे की तरफ आ रहा है, तो pH इसका 3 to 5 में काम करता है अच्छे से।
तो आई होप कि मैंने दोनों इंडिकेटर को वर्किंग भी समझा दिया है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और कलर वगैरह आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में कलर येलो कलर का रहेगा, जैसे इंडिकेटर का 1-2 ड्रॉप डालूंगा येलो रंग का हो जाएगा, और HCl जैसे जैसे ऐड करते जाओ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होते ही एसिडिक फॉर्म बचेगा, क्योंकि OH माइनस खत्म, तो आपका रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। समझ पाए हम लोग? चलो, तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थे जिनको हमें समझना था किस तरीके से होता है। अब मैं क्या करता हूं, अब एक जनरल इंडिकेटर पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, वर्किंग वगैरह मैंने समझा दिया। अब न्यूमेरिकली किस तरीके से इंडिकेटर के आते हैं उसको समझते हैं जरा सा, कि अगर कोई इंडिकेटर हमें इन जनरल कोई इंडिकेटर आ जाए तो किस तरीके से हमें काम करवाना है। देखो, तो बेटा इन जनरल हम लोग इन जनरल कोई मैं एसिडिक इंडिकेटर ले लेता हूं, तो एसिडिक इंडिकेटर को इन जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है HIN। जैसे आपको कोई एसिड है तो एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, HA लिखते थे, उसी तरीके से इंडिकेटर के लिए HIN मतलब इंडिकेटर इंडिकेट करने के लिए। तो इन जनरल HIN लिखेंगे, और HIN किस तरीके से टूटेगा बेटा आपका H प्लस IN माइनस में। तो ये देखो, ये इसका क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये इसका क्या बेटा, आयोनाइज्ड फॉर्म है। ये बोलने को एसिडिक फॉर्म है, ये उसका बेसिक फॉर्म है। तो इंडिकेटर के लिए भी चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग KIN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और KIN का मतलब क्या होगा, जैसे एसिड के लिए K होता था, K क्या होता था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो KIN मतलब क्या है, इंडिकेटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। KIN क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर है। तो सेम वही चीज करनी है हमें, जैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं बेटा, सेम वही निकालना है। देखो KIN इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ, KIN इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस। जैसे K का एक्सप्रेशन था उसी तरीके से KIN लिखना है, H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN। अब जो हमसे न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं इंडिकेटर में, जनरली हमसे पूछता है किस पीएच पे कौन सा कलर दिखाई देगा, या कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, HIN होगा कि IN माइनस, या कौन सा कलर कितने परसेंट के ऊपर दिखाएगा। तो जनरल क्वेश्चन यही आता है हमसे। बेसिकली इसमें भी पीएच निकालना होता है। तो पीएच के लिए अगर आपको बफर याद हो तो बफर में जैसा किया था सेम वैसे ही कर रहा हूं मैं। तो हमें बेसिकली H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग H प्लस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H प्लस इज इक्वल टू KIN इंटू HIN ऊपर जाएगा, IN माइनस नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है। अब पीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो इधर भी लॉग ले लिया, लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग KIN, बिल्कुल बफर की तरह से आता है, प्लस लॉग HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है। अब पीएच चाहिए तो पीएच के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KIN प्लस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस पहले लिख देता हूं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन IN माइनस, ठीक है। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस लॉग ऑफ H प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, PH। माइनस लॉग ऑफ KIN का मतलब क्या होगा हमारे लिए, PKIN। माइनस लॉग लगने का मतलब मैंने बताया ना, P लगा देते हैं। तो ये बफर की तरह हो जाता है, PH इज इक्वल टू PKIN, और इसको मैं प्लस ही रहने देता हूं। ये माइनस बेटा मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो माइनस हट जाएगा ना। तो जैसे हम रिवर्स कर देते हैं क्या हो जाएगा, लॉग IN माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN। तो देखो ये हमारा पीएच का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। किसके लिए, किसी भी इंडिकेटर के लिए। तो पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। अच्छा, अगर ये बेसिक इंडिकेटर रहता, ये एसिडिक इंडिकेटर के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, एसिडिक इंडिकेटर। ये हमारा एसिडिक इंडिकेटर के लिए हो गया। और सेम अगर यही चीज मैं बात करूं, ये हमने एसिडिक इंडिकेटर के लिए निकाला। अगर बेसिक इंडिकेटर लेते तो बेसिक के लिए क्या मानते बेटा, बेसिक इंडिकेटर। तो एक बेसिक इंडिकेटर, चलो यहीं लिख देता हूं। देखो अगर बेसिक इंडिकेटर की बात करूं मैं, तो बेसिक इंडिकेटर को मैं क्या मानता, फिर BOH कह रहा हूं, INOH मानता। क्या मानता हम लोग, INOH,
बेसिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज था ना, उसी तरीके से बेसिक इंडिकेटर के लिए हम लोग क्या मानते हैं INOH। तो अगर INOH लेते बेटा तो INOH में उस समय क्या निकालते हैं हम लोग, POH निकालते हैं। तो पीएच ना निकल के मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, सिमिलरली हमारा ये करना तो यही करना पड़ेगा, किससे टूटेगा IN प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे KIN इज इक्वल टू क्या, OH माइनस IN माइनस अपॉन HIN। तो वहां पे OH माइनस निकालते हैं। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला में बस पीएच की जगह पे क्या आता बेटा, POH आता, और POH इज इक्वल टू क्या आता, PKIN प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। तो देखो अगर आप बेसिक ले लेते तो बेस के लिए आपका बस ये फॉर्मूला हो जाता। बेसिक इंडिकेटर के केस में क्या हो जाता, बेसिक इंडिकेटर के केस में पीएच की जगह पे सिर्फ क्या हो जाता आपका, पीएच की जगह पे क्या हो जाता, POH हो जाता, PKIN वैसे ही रहता, ये बाकी पार्ट पूरे सेम रहते हैं, पीएच की जगह पे बस क्या हो जाता आपका POH हो जाता। जैसे हम लोगों ने निकाला था ना बफर में निकाला था पीएच में, तो यहाँ पे PKA लिखते थे क्योंकि एसिड आता था, और यहाँ पे PKB लिखते थे बेस वाले में, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर एसिडिक या बेसिक दोनों नेचर का हो सकता है, तो उसको मैंने KIN ही सिंबल दिया है ना, चाहे एसिडिक का है चाहे बेस का है, उसको KIN ही दिया है। तो POH इज इक्वल टू PKI। तो ये सिमिलर है दोनों फॉर्मूले, कोई डिफरेंस तो है नहीं। बेसिक का पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, एसिडिक के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। बफर में अगर याद हो, थोड़ा बहुत याद हो हमें, तो बफर में मैंने बताया था कि इसी इक्वेशन को, इस तरीके का जो इक्वेशन बना था, हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन बोलते थे हम लोग, ठीक है ना। तो हेंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन, और वो एप्लीकेबल कब होता था, यहाँ पे केवल देखो पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और इसके केस में सॉल्ट अपॉन बेस आता था। तो सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो मैंने बोला था 1/10 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उनके बीच में नहीं होना चाहिए, उनके बाहर होना चाहिए, मतलब 1/2 से छोटा हो और 10 से भी बड़ा हो, है ना, अलग होना चाहिए, उनके बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम तो चाहते हैं या तो हमें IN माइनस का कलर दिखाई दे सॉल्यूशन के अंदर, या तो HIN का कलर दिखाई दे, और इसके लिए ये रेशियो कभी भी 1/10 से 10 के बीच में ना होके उनके बाहर होना चाहिए ये रेशियो हमारे लिए। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, कौन किस जोन पे कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम लोग समझ गए कि एसिडिक के लिए अगर ये फॉर्मूला आएगा बेटा एसिडिक इंडिकेटर का, तो बेसिक इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये जो मैंने बताया था इस सॉल्ट बेसिक बफर में, बफर के केस में तो 1/10 से 10 के बीच होना चाहिए, लेकिन यहां पे वही रेशियो बाहर होना चाहिए। जैसे पहला फर्स्ट की अगर कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, एक चीज और, इसको हम लोग चाहें तो आयोनाइज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं बेटा, और ये हमारे लिए क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। देखो ये आयंस में गया है तो आयोनाइज्ड फॉर्म, और नीचे वाला क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, UIF जिसको लिखते थे। तो अगर IN माइनस अपॉन HIN का रेशियो आपका है ना 1/10 से बड़ा हो जाए, सॉरी 1/10 से छोटा, या 1/10 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, ये उसके रेंज में नहीं होना चाहिए, 1/10 से 10 के रेंज में नहीं होना चाहिए, मतलब 1/10 से बड़ा नहीं, ये उल्टा 1/10 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो अगर ये 1/10 से हमारा छोटा हो जाता है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 1/10 से बेटा छोटी आ रही है, 1/10 के इक्वल आ रही है, तो हमें पता है डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, HIN, नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो हम लोग वही लिख रहे हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर विल बी, या डोमिनेटिंग पार्ट लिख देता हूं, डोमिनेटिंग पार्ट विल बी HIN। अगर 2 नंबर का रेशियो बेटा 1 से छोटा आ रहा है, इवन मैं 1/10 से भी छोटा कर दिया, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला नंबर काफी क्या होगा, बड़ा होगा। डोमिनेटिंग पार्ट विल बी HIN, दैट इज कौन सा पार्ट, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। कौन सा पार्ट होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग, इसका मतलब जो पार्ट डोमिनेट करेगा, यू विल सी कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो आप किसका कलर देखेंगे बेटा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर देखेंगे उस केस में। बेस में भी सेम यही चीजें चलेंगी, एसिड का हम लोग बस देख लेते, यू विल सी कलर ऑफ किसका, अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर आप देखेंगे। बेस के लिए भी सेम वैलिड है बेटा, यहाँ पे भी देखोगे वही चीज करना है, IN अपॉन HIN। अच्छा HIN यहाँ गलत लिख दिया मैंने, बेस है ना, तो बेस के केस में INOH लिखना चाहिए मुझे, INOH, ठीक है ना, ये बेस है तो बेस तो INOH होता है ना, तो ये एसिड था, यहाँ पे बेस की जगह पे INOH, तो यहाँ पे बस INOH आ जाता, तो इसलिए मैं उसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म के रूप में लिख देता हूं ताकि वो हमें क्लियर रहे। बेस के लिए भी सेम यही इंफॉर्मेशन वैलिड है। अगर ये रेशियो 1/10 से आपका छोटा या उसके बराबर आ जाए
है ना। तो डोमिनेटिंग पार्ट विल बी HIN, दैट इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यू विल सी कलर ऑफ किसका, अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर देखोगे, ठीक है। या इसको मैं अगर ये जनरलाइज कर दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये आयोनाइज्ड फॉर्म कर देते हैं, इसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि बता ही दिया मैंने, इसको आयोनाइज्ड फॉर्म बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये आयोनाइज्ड फॉर्म है और ये क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो ये दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा। अगर मैं इसको आयोनाइज्ड फॉर्म अपन अनआयोनाइज्ड फॉर्म कर देता हूं तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डोमिनेटिंग पार्ट विल बी HIN, और अगर बेस रहेगा तो कौन सा पार्ट डोमिनेट करेगा बेटा, INOH, दैट इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। चलो यू विल सी कलर ऑफ किसका, अनआयोनाइज्ड फॉर्म का आपको कलर दिखाई देगा। और इसको मैं और एक तरीके से प्रूव कर सकता हूं, अगर मुझसे परसेंटेज ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म पूछ लिया कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कितना परसेंट होगा, तो परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो अगर इसको मिनिमम 1/10 के बराबर ले लिया आपने, मैक्सिमम, मिनिमम बोल दिया, मैक्सिमम 1/10 के बराबर ले लिया आपने, तो ऊपर कितना आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 10 ले लो और नीचे कितना ले लोगे, इसको 10 मानोगे तो इसको कितना लोगे 1, तो 10 + 1 × 100 परसेंटेज ऐसे निकालोगे ना। दो नंबर का रेशियो अगर 1/10 है तो दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, तो वो नंबर का 10 ऊपर, नीचे दोनों का सम × 100। तो आप देखो ये कितना आ रहा है, 10/11 × 100, और 11 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना कितना जाएगा, 9 पॉइंट, है ना, 99 हो जाएगा, फिर 1 0 लगेगा, फिर डेसिमल जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 91% आएगा। तो आप देख सकते हैं 91% आने का मतलब ये क्या है, ये मेजर पोर्शन है। तो मेजर पार्ट कौन सा हो गया हमारे लिए बेटा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और माइनर पार्ट कौन सा हो जाएगा फिर हमारे लिए, आयोनाइज्ड फॉर्म। इसीलिए हमें कलर किसका दिखाई देगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज क्या हो सकती थी, सेकेंड चीज ये हो सकता था हमारे पास कि जो ये रेशियो है आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म का जो रेशियो, इट में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10, 1/10 बोल रहा हूं 10, इट में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 से बड़ा हो जाए या 10 से बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो अगर 10 से बड़ा या 10 से बराबर, ये कभी हो सकता है नंबर जब ऊपर का नंबर बड़ा हो, नीचे का नंबर क्या हो, छोटा। तो इसका मतलब हमारे लिए इस समय डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, डोमिनेटिंग पार्ट विल बी कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारे पास, IN-, ठीक है, दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म। कौन सा पार्ट डोमिनेट कर रहा है बेटा आपका, आयोनाइज्ड फॉर्म आपका डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, यू विल सी कलर ऑफ कौन सा कलर देखोगे आप, आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर देखोगे। किसका कलर दिखाई देगा हमें, आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म पूछ ले, परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म, तो वो कैसे निकालोगे। तो आयोनाइज्ड फॉर्म का परसेंटेज निकालना है तो बेटा इसको 10:1 तो समझ सकते हैं, 10/1, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आएगा और नीचे दोनों का सम 10:1 है, तो 10 ये है तो 1 ये होगा, तो कितना 10 + 1 × 100। तो ये भी आप देख सकते हो कि 10/11 × 100 हो जाएगा, मतलब ये भी कितना आएगा, 91% ही आने वाला है। तो बेटा हमारे लिए इसमें भी अगर पूछे तो मेजर पोर्शन कौन सा हो गया इस समय, आयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर मेजर फॉर्म में कौन दिखाई देगा हमें, आयोनाइज्ड फॉर्म, इसीलिए हमें उसका कलर दिखाई देगा। और माइनर फॉर्म में कौन सी चीज हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि देखो ये इक्विलिब्रियम किया और इक्विलिब्रियम तो कभी 100% डिसोसिएट होता ही नहीं, मतलब उसमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कुछ अमाउंट बचा रहेगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट किसका आएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म। तो कलर किसका दिखाई देगा हमें, आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखाई देगा, ठीक है, जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा। और क्या हो अगर दोनों 50% आ जाए, तो मिक्सिंग ऑफ कलर दिखाई देगा। मतलब हम लोग थर्ड पार्ट ये बोल सकते हैं कि अगर आयोनाइज्ड फॉर्म हमारा जो आयोनाइज्ड फॉर्म है अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इसका रेशियो बेटा 1/10 से बड़ा, 1/10 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाए, अगर इनका रेशियो 1/10 से बड़ा और 10 से छोटा हो जाए, तब आपका क्या होगा, मिक्स्ड कलर हमें दिखाई देगा, है ना। तो हमें क्या दिखाई देगा, मिक्स कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड आयोनाइज्ड फॉर्म। तो हमको अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म का क्या दिखाई देगा बेटा, मिक्स कलर दिखाई देगा। और मिक्स कलर दिखाई देने का मतलब ही हो गया कि हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है।
इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है, कौन सा पोर्शन ज्यादा है अभी, अगर 1/10 से 10 के बीच में। तो ये हमारा कंप्लीट थियरी ऑफ इंडिकेटर है बेटा, यही हमारा इंडिकेटर की जो थियरी थी वो सब मैंने पढ़ा दिया कि किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है और क्या क्या इंडिकेटर के अंदर होता है। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे तो भी आइडिया दे दिया मैंने किस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, और पीएच का पूछेगा तो भी हमें आइडिया मिल चुका है किस तरीके से निकालना है। तो चलो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। थियरी हमारी कंप्लीट हो गई है, यही हमारा थियरी ऑफ इंडिकेटर था। लिमिटिंग वैल्यू 1/10 से छोटा और 10 से बड़ा लेना है हमको, जबकि बफर में याद हो तो बफर में हम लोग सॉल्ट अपॉन एसिड 1/10 से 10 के बीच लेते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेना है हमें, इनके बाहर लेना है, उस रेंज के अंदर नहीं, उस रेंज से बाहर जाना चाहिए। चलो तो अब हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। तो देखो जैसे आपका पहला न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, इसके ऊपर हमें दे रहा है KIN ऑफ एन इंडिकेटर इज KIN ऑफ एन इंडिकेटर इज 10⁻⁻10 एंड इंडिकेटर दोनों तरीके का हो सकता है, एसिडिक और बेसिक। तो क्वेश्चन में हमें बताएगा एंड इंडिकेटर इज वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं वीडियो पॉज करके, क्योंकि फालतू अपना टाइम बढ़ेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर के क्वेश्चंस थोड़े लंबे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया बेटा, KIN ऑफ इंडिकेटर इज 10⁻10 एंड इंडिकेटर इज वीक ऑर्गेनिक एसिड। इंडिकेटर हमें बता रहा है वीक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका KIN दिया है। हमें बोल रहा है एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो, एसिडिक फॉर्म में किस रंग का है, येलो कलर का है, एंड बेसिक फॉर्म इज रेड, बेसिक फॉर्म में उसका रेड कलर है। आगे हमें बोल रहा है द येलो कलर इज विजिबल व्हेन रेशियो ऑफ येलो फॉर्म टू रेड फॉर्म इज 30:1। जब आपका येलो फॉर्म टू रेड फॉर्म का रेशियो 30:1 होगा तो आपका उस समय येलो कलर विजिबल है, और रेड कलर विजिबल कब होगा, जब रेशियो हमारा 2:1 हो जाए, जैसा मैंने अभी रेशियो वाले समझा रहा था किस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज निकालना है इंडिकेटर का कि क्या पीएच रेंज होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 to 5 होता है मिथाइल ऑरेंज का और फिनोप्थिलीन का होता है 8 to 10, उसी तरीके का हमसे इसमें पीएच रेंज पूछा है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। इंडिकेटर हमारा बता चुका है बेटा, इंडिकेटर का KIN दिया है कितना, 10⁻10। तो हम लोग लिख लेते हैं इंडिकेटर का KIN कितना दिया है, 10⁻10। और ये इंडिकेटर किस तरीके का है बेटा, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो आप इंडिकेटर किस तरीके का मानोगे, HIN मानोगे। एसिड के लिए तो मैंने क्या बताया, HIN माना करो, और बेस होता तो क्या मानते, INOH मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो इंडिकेटर है बेटा वो HIN है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड डिसोसिएट होगा खुद किसके अंदर, H+ और IN- में। ठीक है, एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो। क्वेश्चन में पूरा इंडिकेटर के हर क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, बस क्वेश्चन बनाना आपको रहता है, कुछ करना नहीं है। एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो। तो एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर किस रंग का है बेटा, येलो। इसका मतलब ये एसिडिक फॉर्म है इसका, तो ये किस रंग का दिखाई देगा आपको, येलो कलर का। यही तो एसिडिक फॉर्म है। एंड बेसिक फॉर्म इज रेड। बेसिक फॉर्म कैसा उसका बेटा, रेड। तो ये अगर एसिड है, ये तो एसिडिक फॉर्म है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो बेसिक फॉर्म किस कलर का आपका बेटा, रेड। ठीक है, ये जानकारी दी। आगे बोल रहा है येलो कलर इज विजिबल। येलो कलर कब दिखाई देगा, जब रेशियो ऑफ येलो टू रेड फॉर्म कितना है, 30:1, मतलब येलो अपॉन रेड। येलो अपॉन रेड का मतलब क्या हो गया बेटा, येलो का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ HIN, और रेड का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ IN-, मतलब अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन आयोनाइज्ड फॉर्म का रेशियो। येलो टू रेड का मतलब क्या हो गया, येलो कलर से रेड कलर का रेशियो, मतलब येलो मतलब क्या, HIN, रेड मतलब IN-, या अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड फॉर्म का रेशियो कितना दिया है, 30:1। तो आपको कौन सा कलर विजिबल होता है बेटा इस समय, अगर ये रेशियो मिलेगा तो विजिबल कलर है हमारे लिए कौन सा, येलो। ये सब जानकारी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही मैं लिख रहा हूं, सब जानकारी आपको दिया हुआ होता है।
और सेकंड जानकारी दे रहा है रेड कलर इज विजिबल। रेड कलर विजिबल कब होगा? जब रेशियो रेड फॉर्म टू येलो फॉर्म कितना हो जाए? 2:1। मतलब ये उल्टा हो जाए, रेड इज टू येलो कर दिया जाए। जब उल्टा हो जाएगा तो 2:1 पे कौन सा हो जाएगा हमारे लिए? ऊपर लिख देता हूं मैं, क्योंकि नीचे मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। रेड इज टू येलो, रेड के लिए कौन सा? IN माइनस अपॉन येलो के लिए कौन सा बेटा? HIN, एसिडिक फॉर्म उसका। और ये रेशियो मतलब बेसिकली हमारे लिए आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म का रेशियो आपका अगर 2:1 होता है, 2:1, तो आपके लिए विजिबल कलर कौन सा रहेगा उस केस में? रेड कलर आपका विजिबल रहेगा। दीज आर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाय द गिवन क्वेश्चन। इतना कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। अब हमें बोल रहा है पीएच रेंज निकालो उस इंडिकेटर का। पीएच रेंज निकालो। पीएच रेंज का मतलब 2 पीएच वैल्यू निकालनी है, और पीएच निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था आपको, उसी फॉर्मूले से आपको जाना है। पीएच का फॉर्मूला बेटा क्या हमने लिखा था? पीएच, या आप फॉर्मूला रटो ही मत, आप तो फॉर्मूला कभी रटो ही मत, है ना। फॉर्मूला क्या, आप बेस से जाओ। बेसिक आपका ये अप्रोच है, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। आप इसका क्या IN का एक्सप्रेशन लिख लो। क्या IN इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, आपको सपोज करो फॉर्मूला भूल गए तो बेसिक अप्रोच से चलते हैं हम लोग, अपॉन HIN। ठीक है, तो यहां से मुझे पीएच से डील करना है, तो मतलब मुझे किससे जाना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा हमारे लिए? KIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस। ठीक है, तो अगर मुझे H प्लस मिल जाएगा तो पीएच तो निकाल ही सकता हूं ना। तो देखो पहला हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं किसके लिए? जब हमारे लिए येलो अपॉन रेड का रेशियो पहले वाली लाइन से, इस लाइन से निकाल रहा हूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सेकंड है। तो फर्स्ट को यूज करूं। येलो अपॉन रेड का रेशियो कितना दिया है बेटा? येलो अपॉन रेड दिया हमें 30:1। मतलब इनडायरेक्टली येलो अपॉन रेड 30:1 होने का मतलब, येलो का मतलब क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ HIN, और रेड का मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस। तो इसकी जगह पे बस मुझे उठा के क्या डालना है? 30:1 डालना है। तो जैसे ही मैं डालता हूं, देखो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? KIN की वैल्यू 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू HIN अपॉन IN माइनस। तो HIN कितना है? 30:1 का रेशियो है, तो 30:1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 इंटू 10⁻9। तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा? पीएच निकालने का तरीका क्या बताया मैंने? जो 10 के निगेटिव पावर होता है उसको न्यूमेरिकली ले लेते हैं, तो 9 आ जाएगा, और माइनस log 3, ये बताया ना मैंने। 3 इंटू 10 पावर माइनस है तो क्या लिखोगे? 9 माइनस log 3। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.48। तो 9 में से 0.48 जाएगा, तो हमारा पीएच वैल्यू कितना आ गया बेटा? 8.52। कितना आ गया? 8.52। ये पहला पीएच आया। पीएच रेंज पूछा है तो एक और पीएच आएगा, तो दूसरा पीएच किसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा? सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है? सेकंड इंफॉर्मेशन ये रहा, रेड अपॉन येलो का रेशियो जो है कितना होना चाहिए? 2:1 का। और रेड का मतलब क्या बेटा? IN माइनस। सब मैंने यहां भी लिख दिया है एक बार फिर से आपको, फिर वही मैं समझा रहा हूं। IN माइनस अपॉन क्या? HIN का रेशियो कितना है? 2:1। तो इसके करेस्पॉन्डिंग भी H प्लस निकाल लो बेटा, कितना आएगा? तो क्या हो जाएगा? 10⁻10 के IN की जगह पे तो 10⁻10 रहेगा, इंटू HIN अपॉन IN माइनस। तो IN अपॉन HIN 2:1 है, तो HIN अपॉन IN माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल ले लेंगे ना उसका। और इसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको 10⁻10 को मैं लिख सकता हूं ना 10 इंटू 10 पावर -11। तो 10 को 5 करूंगा तो 5 इंटू 10 पावर -11। तो बेटा यहां से पीएच क्या आ जाएगा? सीधा 11 आगे आ जाएगा, 11 माइनस log 5। और log 5 की वैल्यू हमें पता है बेटा कितना होता है? 0.70। log 5 0.70, log 10/2 ना, log 10 माइनस log 2, 1 माइनस 0.30 कितना? 0.70। तो यहां से भी हम देख सकते हैं पीएच वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 11 में से 0.70 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10.30। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। हमसे क्या पूछा है बेटा? पीएच रेंज बताइए कितना होगा। तो पीएच रेंज का आंसर क्या हो जाएगा? पीएच रेंज कितना आ जाएगा हमारा? 8.52 से लेके कहां तक? 10.30 तक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चंस होता है इंडिकेटर में। बड़ा सा क्वेश्चन देख के लगता है डरावना, है ना, क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखाई देते हैं लेकिन इतने
आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बड़े बड़े दिखते हैं लेकिन क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग इंडिकेटर का, तो हमारा इंडिकेटर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक और लगवा देता हूं मैं, थोड़ा 4 5 7 8 मिनट और ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट आज का हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 3-4 लेक्चर मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट उसमें भी लगने वाले हैं, तो 3-4 लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट खत्म करके ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर इंडिकेटर पे। क्वेश्चन हमें दे रहा है pH ऑफ NaA इज 8.52, ठीक है। pH ऑफ NaA इज, NaA का मतलब क्या है, ये तो सॉल्ट हो गया ना, तो कितना pH दिया है बेटा उसका 8.52 दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे लिख देता हूं क्योंकि टाइम अपना जा रहा है, तो फिर उसके बाद लगाते हैं। चलिए, तो देखिए ये आपके लिए प्रॉब्लम दिया हुआ है बेटा, pH ऑफ 0.1 मोलर NaA इज 8.92, है ना, मोलरिटी भी दिया है इसका 0.1 मोलर, तो pH ऑफ 0.1 मोलर NaA इज 8.92। NaA क्या है पहले तो ये देखो, पहचानो इसे, ये कोई सॉल्ट ही होगा बेटा, क्यों, ये तो सॉल्ट ही है ना, NaA। कैलकुलेट pK ऑफ HA, क्या पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, pK ऑफ HA, इस HA का क्या कैलकुलेट करिए बेटा, pK को कैलकुलेट करिए। और सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में इंडिकेटर का कोई रोल नहीं है, पहला पार्ट आपका बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से दिया है मैंने, ठीक है ना। pK HA, pK कैलकुलेट करना है HA का, बेसिकली ये सॉल्ट किससे मिलके बना होगा, क्या आइडिया लग रहा है देख के, ये सॉल्ट हमारा NaOH प्लस HA से मिलके बना होगा। जैसे इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट बन जाएगा Na प्लस H2O, ठीक है। तो आपका सॉल्ट Na, और तो यही हमसे Na प्लस H2O, ठीक है। तो ये सॉल्ट हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 0.1 मोलर Na का pH दे रखा है कितना, 8.92, मतलब इस सॉल्ट का pH कितना है 8.92। तो पहला पार्ट है pK निकालो, इस HA का जो HA डाला उसका pK निकालिए। सेकंड पार्ट, इफ ए ड्रॉप ऑफ HPH बी एडेड, HPH क्या है, एक इंडिकेटर है, और जिसका हमें pK की वैल्यू दिया है कितना 9.52, ये pK 9.52 किसका है बेटा, HPH, HPH मतलब फेनोप्थिलीन इंडिकेटर का HPH की वैल्यू दिया है कितना 9.52, बी एडेड टू अबव सॉल्यूशन, उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। बोल रहा हमसे प्रेडिक्ट वेदर द पिंक कलर इज विजिबल और नॉट, हमें प्रेडिक्ट करना है कि पिंक कलर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अंडर द मेडिकल फैक्ट, ये मेडिकल फैक्ट है, डेट आवर आईज कैन सी पिंक कलर ओनली व्हेन परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज 25% और मोर। तो अभी जो मैं दिखा रहा था ना, HPH को तोड़ा था हमने H प्लस और PH माइनस में, तो बोल रहा है अगर PH माइनस का जो आयोनाइज्ड फॉर्म है PH माइनस, उसका परसेंटेज अगर 25% या उससे ज्यादा हो जाएगा तो हमें पिंक कलर दिखाई देगा, ये मेडिकल फैक्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमने ऐड किया है तो क्या पिंक कलर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा उस ऊपर वाले सॉल्यूशन के अंदर। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहला पार्ट तो कैसे करोगे, पहला पार्ट जो है आपका बेटा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, क्योंकि हमें पता है जैसे ही Na को जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे तो ये किस में टूटेगा बेटा, Na प्लस और A माइनस में। तो Na प्लस एक स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है तो इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट का जरूर हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि इसका pK पूछ रहा है, मतलब किस तरीके के पार्ट से आया होगा, वीक एसिड से आया होगा। ये कहां से आया होगा, वीक एसिड से आया होगा, और वीक एसिड से आया है तो इसका कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और जब एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का बनता है बेटा, एनायन किसको लेगा, H प्लस को लेगा, तो H प्लस को लेगा तो सॉल्यूशन को किस नेचर का बना देगा, ये बेसिक नेचर का। तो हमें पता चल गया सॉल्यूशन किस नेचर का बनने वाला है, बेसिक। और ये बेसिकली जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका हमारा है बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। वीक एसिड HA और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, pH का फॉर्मूला लगा दो। pH का फॉर्मूला किसके लिए लगाना है बेटा, हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए। तो pH का फॉर्मूला याद है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के pH का फॉर्मूला, pK वाले में pK बेसिक नेचर का है तो pH हमारा 7 से ज्यादा होना ही चाहिए था, वो देख भी रहे हो 8.92, 7 से ज्यादा ही दिया है। फॉर्मूला क्या होता था इसका, 1/2 PKW, मैंने बताया था 7 से ज्यादा होने का मतलब है कि इसमें जुड़ेंगी चीजें, और जो एसिडिक होता था 7 से कम उसमें माइनस होता था। तो PKW प्लस PK
प्लस लॉग सी, यही फॉर्मूला होता था। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो पी एच की वैल्यू कितनी दी है, पी एच इसका कितना दिया बेटा 8.92 इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू कितना होता है 14 प्लस पी के हमारे लिए अननोन है, उसका निकालना ही है पी के की वैल्यू, तो पी के हमारे लिए अननोन हो गया, प्लस लॉग सी की जगह पे कितना डालोगे, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर का मतलब 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 0.1 का मतलब कितना 10⁻⁻1। तो यहां से देखो बेटा पी के सॉल्व कर लो, पी के कितना आ जाएगा, देखो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना 4, 2 9 जा 18 का 1 और कितना 17.84 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 17.84, ये 14 क्या होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, -14, 17.84 -14 नहीं 7 ना, 7 हो जाएगा ये, -7, ठीक है। और ये log 10 पावर -1 भी आके माइनस होगा, तो log 10 पावर -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 10 पावर -1 कितना होता है -1, तो मतलब ये -1 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया है तो 7 नहीं यहाँ 14 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया है हमने ना 2 से पहले ही, तो ये 14 आएगा -14, और ये -1 है तो जाके कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 17 में से जाएगा ये, तो कितना होगा बेटा, ये सम निकालना पड़ेगा ना, ये जोड़ के निकाल लो कितना हो जाएगा 18.84, छोड़ो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम जा रहा है, ठीक है, उसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो पीके मिल गया हमारा, वहां से पीके का कैलकुलेशन वहां से हो गया हमारे लिए। चलो सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में क्या करोगे, सेकंड पार्ट में अब आपको इंडिकेटर को डाला जा रहा है। तो अगर बेटा आपने इंडिकेटर को ऐड किया है तो इंडिकेटर को ऐड करने की वजह से क्या पीएच बदल जाएगा क्या सॉल्यूशन का, इंडिकेटर की वजह से कोई भी पीएच में चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर का 1 या 2 ड्रॉप ही डाला जाता है। वो बोल ही रहा है इफ ए ड्रॉप ऑफ एचपीएच, मतलब 1-2 ड्रॉप ही डाला है, 1 ड्रॉप ही डाल रहा है वो इंडिकेटर का, तो पीएच में तो कोई चेंज होने नहीं वाला है। हमारे पास फॉर्मूला पहले से था इंडिकेटर के लिए, क्या था बेटा पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग, ऊपर क्या लेते थे हम लोग आयोनाइज्ड फॉर्म, और नीचे क्या लेते थे अनआयोनाइज्ड फॉर्म, याद है ये फॉर्मूला तो यूज किया था हमने, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से जाएंगे हम लोग बस, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जाओ। पीएच क्या चेंज होने वाला है इंडिकेटर डालने से, नहीं। पीएच कितना था पहले सॉल्यूशन का, पहले पीएच 8.92 था, तो अभी भी पीएच कितना रहने वाला है 8.92, पीएच में कोई चेंज होने वाला नहीं है। PKIN की जगह पे कितना रखोगे, तो इंडिकेटर का रखना होता है पीके, तो इंडिकेटर एचपीएच का पीके कितना दिया है बेटा 9.52, ध्यान रखना है ना, ये वाला पीके नहीं रखना उठा के हमें, ये तो पीके किसका है वीक एसिड का है, हमें यहाँ पे इंडिकेटर का पीके लेना होता है। तो इंडिकेटर का पीके हमें दिया है कितना 9.52 प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म हमारे लिए ऊपर, और नीचे क्या अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो बस यहां से सॉल्व करके वही रेशियो निकालो, और रेशियो निकल जाएगा तो परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना। अगर वो परसेंटेज 25% या उससे ज्यादा आएगा तो कलर दिखाई देगा, और नहीं आएगा तो कलर हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इसे 8.92 में से 9.52 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का साइन लगेगा, पहले तो माइनस लगा दो, और -0.60 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9.52 में से 8.92 जाएगा तो कितना आएगा 0.60, तो -0.60 इज इक्वल टू कितना लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और -0.60 एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना, ये लॉग है तो मुझे पता है बेटा कि 0.6 किसका लॉग होता है 4 का लॉग होता है, और माइनस लगा है तो क्या इस चीज को -0.60 को मैं log 1 माइनस log 4 तो लिख ही सकता हूं, बोलो log 1 कितना होता है 0 और log 4 कितना होता है 0.6, तो log 1 माइनस log 4 लिख सकते हो इसे, इज इक्वल टू क्या log IF अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म UIF। तो यहां से देखो इसे हम लोग चाहें तो log 1/4 लिख लेंगे, log 1 माइनस log 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है log आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब आप दोनों तरफ से log log कैंसिल आउट कर दो, तो हमें देखो यहां से बेटा रेशियो मिल गया किसका, आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म का रेशियो किसके बराबर आया 1/4 के इक्वल, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज किसका चाहिए, IAF का चाहिए, परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म। तो मैं यहां से परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अगर निकालता हूं तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे ऊपर डाल दो, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे इन दोनों का सम कितना 1 + 4
इंटू 100, तो कितना आएगा बेटा 1/5 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब ये कितना आ रहा है 20%। कितना आ रहा है आयोनाइज फॉर्म का, कितना आ रहा है 20% आ रहा है। और हमसे बोला मेडिकल फैक्ट ये है कि 25% या उससे ज्यादा होगा तो ही हमें पिंक कलर दिखाई देने वाला है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या हमें वेदर द पिंक कलर इज विजिबल और नॉट, क्या वो पिंक कलर हमें दिखाई देगा कि नहीं। तो अगर परसेंटेज आयोनाइज फॉर्म का 20% आ रहा है, मतलब विच इज लेस देन 25%, लेस देन 25%, तो इसका मतलब पिंक कलर हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, पिंक कलर इज नॉट विजिबल, पिंक कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है बेटा, तो हमारा इंडिकेटर का थियरी कंप्लीट हो गया है ना। ये न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना है, मैं जोड़ घटान नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आप निकाल लीजिएगा उसे। तो इंडिकेटर का पार्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, थियरी ऑफ इंडिकेटर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब लास्ट एक चीज और बचा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम लोग कल की क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे और 3-4 लेक्चर आई थिंक कि लगेगा उसमें भी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर अनइक्विलिब्रियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।